भास्कराय नमः। पुण्याकृति चैनल पर मग संदेश श्रृंखला जारी है। इस श्रृंखला में उपस्थित सभी मग बंधुओं का सादर नमन, सादर अभिनंदन। पिछले प्रसंग में पंडित विश्वनाथ शास्त्री और मेरे पितृव्य पंडित बालमुकुंद पाठक जी के उत्तराखंड की यात्रा पर आधारित और उस घटना से प्रभावित अपनी व्यथा कथा को मैंने आपसे साझा किया। ये व्यथा कथा ही हमें बहुत कुछ सोचने के लिए विवश करती है। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे। अभी ये पंक्तियां बार बार सालती हैं, कुरेदती हैं, विचार करने को विवश करती है। पंडित विश्वनाथ शास्त्री से मेरा बहुत ही पारिवारिक संपर्क रहा है। मेरे चाचा जी के अभिन्न मित्र में थे। शाकदीपियों के विषय में मग ब्राह्मण उत्कर्ष नाम की एक पुस्तक का लेखन इन्होंने किया था विक्रमाब्द 2027 में। अभी 79 है, विक्रमाब्द 79 चल रहा है, अभी समाप्ति की ओर है। यानी लगभग 50 वर्ष से अधिक हो गए उस पुस्तक की रचना। मोगों के संबंध में काफी कुछ चर्चा उस पुस्तक में है। मैं अपना जो संकलन कुछ दिनों पहले पुण्यार्क मग दीपिका का मैंने संकलन किया, तदंतर्गत भी बहुत सी तत्कालीन उपलब्ध, वर्तमान में उपलब्ध पुस्तकों का सहयोग लिया, जिसकी चर्चा हमने यथास्थान पुस्तिका में की है। जो कुछ भी अभी कह रहा हूँ, आपसे हमारी बातें हो रही हैं, उस पुस्तक में उससे कहीं अधिक बातें कही जा चुकी हैं, लिखी जा चुकी हैं। ये पुस्तक आपके सामने पहले भी मैं इसकी चर्चा कर चुका हूँ। पुण्यार्क मग दीपिका जो भी कह रहा हूँ, इन्हीं पुस्तक, इस पुस्तक में ये सारी चीजें कही जा चुकी हैं। विक्रमाब्द 2050 में एक पुस्तक आई थी मग दर्शन के नाम से। पंडित गौरीनाथ पाठक जी की वो रचना थी। ये वर्तमान झारखंड प्रांत के गुमला नगर के वासी हैं, थे, अब तो रहे नहीं। एक पुस्तक मधुबनी बिहार से प्रकाशित हुई थी, मग परिचय नाम से। शाकदीपीय ब्राह्मणोपाख्यान नाम की एक पुस्तक श्री केदारनाथ मिश्र, जो चेचर वैशाली के निवासी थे, ये 2062 विक्रमाब्द, ये सब मैं समय विक्रमाब्द में, विक्रम संवत में ही बोल रहा हूँ, विक्रमाब्द में प्रकाशित हुई थी। मग सूर्य प्रकाश नाम की एक पुस्तक कवि तेज जो जैसलमेर राजस्थान के वासी थे, ये पुस्तक भी
आई थी प्रकाश में। शाकदीपीय ब्राह्मण दर्शन नाम की एक पुस्तक श्री राम नारायण मिश्र द्वारा रचित, निखिल शाकदीपीय ब्राह्मण महासंघ इलाहाबाद के सौजन्य से प्रकाशित हुई थी। विक्रमाब्द 2062 में, तदनुसार ईस्वी सन 2005 में शाहाबाद बिहार, तत्कालीन शाहाबाद, अब तो आरा भोजपुर जिला का, मगतिलक नाम की एक पुस्तक का भी संपादन हुआ था पंडित रामदहन मिश्र जी द्वारा, रामदहन मिश्र जी द्वारा। आरा के ही एक पंडित सभानाथ पाठक जी की भी पुस्तक मगदर्पण नाम से प्रकाशित है। छोटी सी पुस्तिका है वो भी, लेकिन है काफी उपयोगी। शाकदीपीय मग संस्कृति नाम की पुस्तक डॉक्टर गीता राय तरुण प्रकाशन लखनऊ की है। ये 1996 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अंशुमाली नाम की एक पुस्तक श्री श्याम सुंदर पांडे जी द्वारा लिखी गई थी। ये 1992 में प्रकाशित हुई थी। विश्व विमर्श नाम से पंडित विष्णुदत्त मिश्र जी, जो वर्तमान औरंगाबाद जिले के चंदा ग्रामवासी थे, ये 1970 में प्रकाशित हुई थी। मगतिलक नाम से एक पुस्तक पंडित रामधन पाठक जी द्वारा, जो गया के पास ही गुरारू है, गुरारू के पास महुआइन नामक ग्राम के वासी थे, उनके द्वारा लिखी गई थी। वो भी करीब करीब 80-90 वर्ष पहले। संयोग से मग जागृति फाउंडेशन झारखंड रांची के सौजन्य से वो पुस्तक अभी हाल में प्रकाशित, उसका मतलब कि संकलन करके वो 3 पतली पतली पुस्तिकाओं में थी, कुछ अप्रकाशित कुछ प्रकाशित, जैसे तैसे जीर्ण शीर्ण स्थिति में, उस सबको एकत्र करके एक संपादक मंडल ने उस पर काम किया। उस संपादक मंडल में मैं भी हूँ। नवीनगर के डॉक्टर मधुसूदन पांडे जी ने उसका हिंदी अनुवाद किया। मैंने उसका केवल संपादन और टंकण कार्य मैंने संपन्न किया। मारवाड़ी कॉलेज रांची के पंडित शैलेश जी उसके संशोधन का कार्य किए हैं। हिंदी के जाने माने विद्वान रांची विश्वविद्यालय से अवकाश प्राप्त मग विभूति अशोक प्रियदर्शी जी भी उस संपादक मंडल में रहे हैं। अपने आप में वो संकलन काफी महत्वपूर्ण रहा है। अभी संयोग से मुझे एक पुस्तक हाथ लगी है, उस पुस्तक को आपको दिखाना चाहते हैं। इस पुस्तक के ये रचयिता ये पुस्तक मेड़ता सिटी राजस्थान के निवासी पंडित शंकरलाल कुबेरा जी हैं। काफी अधिक विस्तार से मगों के विषय में इस पुस्तक में बातें कही गई हैं। ये पुस्तक एक बार अवश्य
अवलोकनीय है, पठनीय है, मननीय है, चिंतनीय है। नाम है इसका शाकद्वीपीय मग भोजक ब्राह्मण इतिहास। शाकद्वीपीय मग भोजक ब्राह्मण इतिहास। संकलक हैं पंडित शंकरलाल कुबेरा जी, मेड़ता सिटी, राजस्थान। सौभाग्य से यह पुस्तक अभी हाल में मुझे पढ़ने का मौका मिला है। इन सारी पुस्तकों की चर्चा मैं अभी यहाँ क्यों कर रहा हूं, ये प्रश्न उठ सकता है। इतनी पुस्तकें जो मेरी जानकारी में है, इनकी मैंने ये चर्चा की। और भी बहुत सी होंगी पुस्तकें जिन्हें मैं नहीं जानता हूं इनके बारे में। मूल बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि अब इससे पहले वाली श्रृंखला में जो पंडित विश्वनाथ शास्त्री के साथ जो घटना घटी उत्तराखंड में, उसकी चर्चा मैंने मेरी व्यथा के अंतर्गत मैंने की। तो ये नहीं है कि इस तरह की व्यथा अचानक और सिर्फ मेरे ही अंदर ही उपजी, ये मेरी ही व्यथा नहीं है। अपने गौरवपूर्ण इतिहास से लेकर के विवस्थापूर्ण वर्तमान तक की जो हमारी यात्राएं हुई हैं, इस इतिहास ने, इस वर्तमान ने मेरे जैसे बहुत लोगों को झकझोरा होगा, विचारने पर विवश किया होगा। अन्यथा ये इतनी सारी पुस्तकें क्यों लिखी जाती, सोचने वाली बात है। समाज को हम अपनी बातों से, अपनी इतिहासों से अवगत कराएं, उसे एक छतरी तले समय समय पर इकट्ठे करें, पुनर्जागृत करें, हम अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त करें। इस प्रयास ने, इस उत्कंठा ने ही अब तक जो मैंने ये विषयों नाम मैंने जो गिनाए, इन रचयिताओं का, महानुभावों का, सादर वंदनीय हैं ये बंधु, जो समय समय पर हमारे सोए हुए समाज को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। व्यथा कथा के इसी प्रसंग में एक दो और घटनाओं का की मैं चर्चा यहाँ करना समीचीन लगता है। जो कुछ एक घटना और पंडित विश्वनाथ शास्त्री आदरणीय चाचा जी के साथ की ही घटना है। वो अपने पिछले प्रसंग में तो ये जानकारी हमने दी कि किस तरह से हम सूर्यांशी कितने तेज उद्दीप्त थे कि हमें प्रज्वलित बाह्य प्रज्वलित अग्नि की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती थी। आवश्यकता के लिए मर्यादित रूप से हम अग्नि स्वतः प्रज्वलित कर लेते, क्षमता थी। एक ऐसे ही मंत्र शक्ति के प्रयोग की बात बड़ी रुचिकर है, इसकी वो साझा करना चाह रहा हूं आपसे। शास्त्री जी कलकत्ते में काफी दिनों तक उनका रहना हुआ। उस बीच में वो हर ब्राह्मण के घर में काफी संख्या में किताबें, पुस्तकें, ग्रंथ, किताबें नहीं,
पुस्तकें, ग्रंथ हुआ करते थे, संग्रह होता था। पुस्तकें आपके पास होंगी तब तो उनका आप अध्ययन मनन करेंगे। और पुस्तक रखने वाले व्यक्ति जो भी, पुस्तकें तो वो अनसिले होते थे प्रायः। सिले हुए वस्त्र और सिले हुए पुस्तकें, तो ये तो धीरे धीरे हमारी सभ्यता में समाई है ना। ऐसी बात नहीं है कि हमारे यहाँ सिला नहीं जानते थे लोग, सिला हुआ वस्त्र नहीं पहन सकते थे, ऐसी बात नहीं थी। अनसिले वस्त्र और अनसिले पुस्तक की अपनी एक अलग मर्यादा है, अलग उसका महत्व है। अभी सिले अनसिले के प्रसंग को गहराई में सुनाने लगेंगे तो ये प्रसंग विषयांतरित होकर के कहीं और चला जाएगा। अभी हम शास्त्री जी के उस अनसिले पुस्तक की बात हम सुनाना चाह रहे हैं। प्रायः वर्षा के समाप्ति के बाद कार्तिक के महीने में लोग पुस्तकों को धूप दिखलाते थे। सुखाना, हवा, धूप लगाना जरूरी है, क्योंकि बरसात की नमी से वो पुस्तकें नष्ट न हो जाएं। जहाँ वो रहते थे कलकत्ते में, वहीं पर पुस्तकों को सूखने के लिए डाल दिए थे। शाम के समय धूप समाप्ति, पुस्तकों को बांध छान करके अपना यथावत रख दिए कहीं कोई। थोड़ी देर के बाद की बात है, संध्या, अंधेरा हो चुका। एक बालिका नहीं माने अविवाहिता लड़की कहें, बालिका मतलब छोटी बच्ची नहीं, 14, 16, 18, 20 के अंदर की, उसी मकान में वो रहती थी। रात में दरवाजा खटखटा रही है उनका। पंडित जी एकदम घबराए हुए स्थिति, पंडित जी जल्दी दरवाजा खोलिए। चाचा जी ने दरवाजा खोला, एकदम वो थर थर कांप रही है और उसके हाथ में एक व्यास पन्ना छिटका हुआ। पंडित जी, मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई, ये पन्ना उड़ करके नीचे चला गया था सीढ़ी पर, मैं आई उधर से ये पन्ना मैं उठा ली और लेकर के चली गई, आप इसे रख लें। पन्ना उसके पुस्तक का एक पृष्ठ लेकर के उसके हाथ से, बालिका के हाथ से लेने के बाद तो पंडित जी को ध्यान करिए तो फलानी ये चीज है, तो मैंने देखा भी नहीं, किताब को बांध छान करके रख दिया, पता भी नहीं था उन्हें कि मेरा ये एक पन्ना उड़ करके छिटक गया है, कहीं नीचे चला गया था। तो हुआ क्या? तुम इतना घबराई क्यों हो? बालिका ने सहज होकर के कहा, पंडित जी, मुझसे बहुत भारी भूल हो गई, इसमें यह जो मंत्र लिखा हुआ है, मैंने उस मंत्र का प्रयोग कर दिया। प्रयोग करते के साथ ही फिर क्या करना, मेरी स्थिति तो बड़ी अजीब हो गई। पंडित जी ने उसे समझाया बुझाया, घबराओ नहीं, कोई बात नहीं है, तुम्हारा उद्देश्य चूंकि गलत नहीं था इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। और अच्छा कि ये पुस्तक, ये पन्ना, ये पृष्ठ हमने वापस दे दी। आगे इसका और कुछ दुरुपयोग हो जा सकता था, और सबसे बड़ी बात ये होती कि बाद में कभी मैं ढूंढने लगता तो ये प्राप्त नहीं होता। बात आई गई, खत्म हो गई। लेकिन खत्म नहीं हुई, इसकी चर्चा फिर मेरे चाचा जी से, अगले पास मिलना जुलना मित्रों का होता ही था, चाचा जी से चर्चा की कि देखिए स्थिति। प्रसंगवश यहाँ पर ही हम यह स्पष्ट कर दें कि ये वही मंत्र था जो महर्षि दुर्वासा ने कुंती को दिया था,
और जिस मंत्र का प्रयोग कुंती ने स्वयं भी किया 3 बार, और उसी मंत्र का प्रयोग 2 बार माद्री के से भी कराया। मंत्र की विशेषता से, मंत्र की उपयोगिता से महाभारत के जानकार अवगत हैं। सीधी सी बात है कि वो मंत्र प्रसंग, बस थोड़ा सा यहाँ पर मंत्र के संबंध में 1-2 बात कर लूँ कि कुछ मंत्र जो होते हैं, अधिकांश मंत्र जो है वो कीलित हुआ करते हैं, कुछ गिने चुने मंत्र जो है वो निष्कीलित हैं। दूसरी बात ये होती है कि कुछ मंत्रों की बड़ी लंबी साधना करनी पड़ती है, वे सिद्ध होते हैं तब वे कारगर हुआ करते हैं। किंतु कुछ ऐसे भी अमोघ मंत्र हैं जिन्हें सीधे सहज रूप से प्रयोग किया जा सकता है। तो पंडित जी के पास वह जो धरोहर था वो वही। इस प्रसंग को यहाँ अभी कहने का औचित्य सिर्फ इतना ही है, इस बात का स्मरण दिलाना है, ध्यान दिलाना है कि ये तेजस्विता, ये ओजस्विता हमारे पास थी जिसे हम निरंतर खोते जा रहे हैं। संस्कारहीनता आते जा रही है जिसकी वजह से ये सारी बातें हो रही हैं। अतः हमें अपने अनमोल धरोहरों को सहेजने की आवश्यकता है, और सिर्फ सहेजने से ही काम नहीं चलेगा, उसे यथासंभव साधने की भी आवश्यकता है। आगे हमारी ये स्थितियां कब, कैसे, क्यों ऐसी हुई, क्यों बनी, इस पर अभी हम लोग की बातें विस्तार से होंगी। किंतु इस बीच में कुछ श्रोता बंधुओं के कुछ संवाद आए हैं। उनकी जिज्ञासा है कि साकद्वीप जहाँ से हम आए हैं इस पर कुछ स्वतंत्र रूप से प्रकाश डाला जाए। वैसे बार बार तो मैं पहले भी ये कह चुका हूँ, पुनः यहाँ दोहराता हूँ कि साकद्वीप इस जम्बूद्वीप का हिस्सा नहीं है, जम्बूद्वीप पर नहीं है। इसके संबंध में आधुनिक भूगोल के अध्ययन मनन से कहीं अधिक अच्छा होगा कि हम पौराणिक भूगोल को हृदयंगम करें, उसे समझने की चेष्टा करें, और फिर योग और तंत्र के माध्यम से अगर हम चीजों को समझने की चेष्टा करेंगे तो चीजें और भी अधिक स्पष्ट होंगी, ये संशय निर्मूल हो जाएगा। तो अगले प्रसंग में साकद्वीप की अवस्थिति पर थोड़ी बातें करेंगे, और निवेदन करेंगे कि आप भी बहुत अधिक पुराण कथाओं में नहीं जा सकते हैं, अगर नहीं जाना चाहते हैं तो भी कम से कम श्रीमद् भागवत के 5म स्कंद भुवन कोश वर्णन नामक जो 5म स्कंद के, श्रीमद् भागवत 5म स्कंद के 16वें अध्याय में भुवन कोश वर्णन की चर्चा है, और वहां से लेकर के 21, 22, 23, 27, 28 अध्याय तक कम से कम कुछ अध्यायों का अवलोकन तो करें। मूल ग्रंथों का अवलोकन करेंगे तो कुछ और भी चीजें मिलेंगी। इस तरह से अब
अभी का ये जो प्रसंग है हम यहीं अब समाप्त करना चाहेंगे। और बहुत व्यथा कथाओं में भी भटकने से, मन को दुखी करने से तो कोई लाभ होना नहीं है। क्या करना है, कैसे करना है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़े, कैसे क्या हुआ, पहले अगले कड़ी में, एक दो कड़ियों में हम शाकुद्वीप की अवस्थिति, जैसा कि श्रोताओं ने, दर्शकों ने मांग की है, उनके मांग के अनुसार मैं एक दो कड़ी श्रृंखलाओं में मैं उसका उत्तर दे लूं, और फिर हम सीधे अपनी बिसरी हुई बातों को, कुछ बिसरी हुई बातों को, कुछ बिसरी हुई परंपराओं की हम चर्चा करेंगे, और उसके बाद वर्तमान की विसंगतियों पर थोड़ी बातें करेंगे। तो इसी तरह से आपका साथ मुझे हमेशा मिलता रहे, आप अपने विचार व्यक्त करते रहें। जय भास्कर। हरि ओम। हरि ओम।